हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने आइसोमेरिज्म अपना पढ़ लिया। उससे पहले हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था एंड उससे पहले हमने आईयूपीएसी पढ़ा था। तो ये हमारा अभी फोर्थ चैप्टर मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस चैप्टर में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी रिएक्शन में कोई आपका अटैकिंग ग्रुप कैसे काम करता है, लीविंग ग्रुप कैसे काम करता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ अटैकिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड कितना स्टेप्स, लाइक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो रिएक्शंस कैसे काम करती हैं, उनका मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे और कुछ रिएजेंट और पढ़ेंगे। एंड इसके साथ ही आपके जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसमें हम ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस पढ़ लेंगे जो आपके आने वाली हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड, अमीन्स और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हैं उसमें जो भी रिएक्शन है, उन सारी रिएक्शन को बेसिक से लेके एडवांस तक हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है। इसके बाद हम एक दो लेक्चर लेके उन सारे चैप्टर्स की रिएक्शन देख लेंगे। दैट पार्ट इज ऑप्शनल बट फॉर नाउ प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस पोर्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें मैं ट्राई करूंगा तुमको बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक ले जाने का, ताकि पीछे जो छूटा है या समझ नहीं आया वो इस चैप्टर में मैं कवर कर सकूं। क्योंकि तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर एडवांस में 40 मार्क्स की आ रही है, तो उसमें से 20 मार्क्स ओनली एंड ओनली रिएक्शन मैकेनिज्म से आता है। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जे एडवांस एज वेल एज जे मेंस के पीओवी से। ठीक है। तो इस चैप्टर को एकदम ढंग से पढ़ना, और अगर इस चैप्टर के खत्म होने तक तुमको सारी रिएक्शंस, उनके अंदर क्या चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें वही बेसिक में पहले हम पढ़ेंगे अपना न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, रिएजेंट क्या है, काइंड ऑफ रिएक्शंस क्या क्या है, जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ और रिएक्शंस मतलब पढ़ेंगे, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, कैसे नेम रिएक्शन वगैरह जो भी है, उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी अपना बेसिक्स बेसिक्स कुछ देख लेते हैं, जो कि फंडामेंटल पार्ट जरूरी होता है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जो, मान लो दो टाइप की तुम्हारे पास नंबर रिएक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स। एक होती है तुम्हारी सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एंड दूसरी होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है। तो फर्क क्या होता है, देखो दोनों में ही तुम्हारा तुम्हारा किससे, रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है एंड प्रोडक्ट बनता है, दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस में। लेकिन इसमें क्या है, जो सिंगल स्टेप वाली है इसमें एक ही स्टेप इंक्लूड होता है, वन स्टेप इज इंक्लूडेड। एंड इसमें मोर देन, इसमें हम कितने होते हैं, मोर देन और इक्वल टू 2 स्टेप्स। ठीक है। तो ऐसा समझ लो। तो समझ में आया सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होती है, मल्टीपल बोल सकते हैं इसको, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। जैसे इसमें मैं देखूं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें तुम्हारा रिएक्टेंट दिया है ए और बी बी, दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन रहा है, 2AB, मतलब दो तुम्हारे मोल्स बन रहे हैं ए बी के, मतलब ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है एंड ये दोनों तुम्हारे क्या है, रिएक्टेंट हैं। ए और बी दो रिएक्टेंट है, उससे हमारा ए बी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा होगा, देखो मान लो तुम्हारे पास ये ए एंड ये बी हमारे दो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट समझते हो ना, देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो भी स्टार्टिंग में तुम कंपोनेंट ले रहे हो, मान लो तुम HCl ले रहे हो और NaOH ले रहे हो। NaOH आपका क्या है, बेस है, एंड HCl क्या है, आपका एसिड है। देखो NaOH ये 10th क्लास की बेसिक रिएक्शन है, NaOH एंड HCl ले रहे हो। ठीक है। और फिर इसका हमारा फाइनल चीज क्या बनती है, इसमें NaCl जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, और वाटर H2O। ठीक है। तो इसमें जो हम लेते हैं स्टार्टिंग में उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब जो इनपुट है रिएक्शन का, जो इनपुट है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है।
तो होपफुली तुमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें ए और बी मतलब जो तुम्हारा ये ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बी के, अभी क्या है, ये एक अलग तुम्हारा रिएक्टेंट है, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट रिएक्टेंट। ठीक है, फर्स्ट रिएक्टेंट। इसको हम बोल देते हैं सेकेंड रिएक्टेंट। तो क्या हो रहा है, अब ये दोनों किसी, मान लो किसी भी, कोई भी इनको सॉल्वेंट मिला या कुछ मीडियम मिला जिसमें ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो होता क्या है, ये जो बॉन्ड है इनके बीच का, ये कमजोर होने लगता है। ये बॉन्ड कमजोर होने लगता है और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। ठीक है, वही इसके जो बी के बीच का बॉन्ड है वो कमजोर होने लग जाएगा और ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लग जाएगा। तो जो ये प्रोसेस होता है जिसमें किन्हीं भी दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, किन्हीं दो अदर मॉलिक्यूल या एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इस फेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन फेज। ठीक है, जैसे तुमने देखा भी होगा कि आईपीएल में टीम होती है, तो क्या हुआ कि सीएसके कई रिसेंट 10 ईयर से एकदम अच्छा करते हुए आ रही है, फिर क्या है उसमें कुछ ट्रांजिशन किए गए, मतलब नए प्लेयर्स इंक्लूड किए गए, तो उनके ट्रांजिशन फेज चल रहा है कि अभी नहीं जीत रहे हैं, तो अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, मतलब वो चीज़ें चेंज कर रहे हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी क्या है, कुछ नई, कुछ पुरानी चीज़ें खत्म की जा रही है, मतलब ये पुराने बॉन्ड खत्म किए जा रहे हैं एंड नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि पुराने प्लेयर तुम्हारे बाहर जा रहे हैं एंड नए प्लेयर अंदर आ रहे हैं। तो ट्रांजिशन फेज होता है ना, जैसे आईपीएल की टीम्स में, ऐसे ही इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो तुमको ट्रांजिशन स्टेट समझ में आया किसको बोलते हैं। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें तुमको एक चीज और समझ में आई होगी, जो ट्रांजिशन फेज होता है इसमें अफला तफली बहुत मचती है। जैसे क्या है कि तुम एक प्लेयर को इंक्लूड कर रहे हो, दूसरे प्लेयर को आउट कर रहे हो, इसको मौका दे रहे हो, इसको 2 नंबर पे खिला रहे हो, इसको 4 नंबर पे खिला रहे हो, कभी तुम्हारा गायकवाड़ ओपनिंग करने आ रहा है, कभी गायकवाड़ 4 नंबर पे आ रहा है। तो क्या होता है, जब किसी भी तुम्हारी प्री प्लान्ड कोई भी स्ट्रेटजी है उसमें जब चेंज कर रहे हो तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो जो हमारा पूरी रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है। कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मान लो ये देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे मैं बना दूं, ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारे रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है, और ये तुम्हारी प्रोडक्ट की एनर्जी है। समझ में आया, ये तुम्हारी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। इसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो एनर्जी होती है, ये एक एनर्जी बैरियर होता है, कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले उस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यही तुम्हारी एनर्जी होती है ट्रांजिशन स्टेट की। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसकी एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा होती है। समझ में आया, तो तुम्हारे समझ में आया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, एक ही स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए। तो उसमें ओनली एंड ओनली, देखो इसमें देखो, एक ही स्टेप तुम्हारा इंक्लूडेड है, रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इनको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, जो हम आपके इनिशियली मॉलिक्यूल्स एज अ रिएक्टेंट हमने लिए हैं उनके बीच के बॉन्ड धीरे धीरे टूटते हैं और नए जो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जिस फेज में बॉन्ड टूट रहे हैं और बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन फेज। और उस फेज की एनर्जी उस केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा होती है, और उसकी एनर्जी कितनी होती है, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन आपने देख ली। अब आगे हम देखते हैं आपकी मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस में क्या होता है, मोर देन और इक्वल टू 2 स्टेप्स होते हैं रिएक्शन में, मोर देन और इक्वल टू 2 स्टेप्स होते हैं। जैसे इसमें हम देखें, ए लास्ट टाइम भी हमने क्या लिया था, ए के बीच में सिंगल बॉन्ड था बी के, तो आपने ये लिया था, ठीक है, रिएक्टेंट लिया था। क्या हो रहा था, एक ही स्टेप में ए भी बन जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले स्टेप में आपका ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या बन गया, ए और ए, 2 ए बन गए। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, आपका ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, इनके बीच में जो ए है इसके बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये कमजोर होने लग जाएगा। तो एक तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट ये आ जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट।
देखो, और ये जो बॉन्ड टूट रहा है तो एक ट्रांजिशन स्टेट ये भी होगी, तो इसको हम बोलेंगे TS1, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, आपका आपका क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और इधर बी रह जाएगा, इधर एक ये वाला ए रह गया। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये वाला ए और ये वाला बी बॉन्ड बनाएंगे ऐसे करके। तो कैसा, मतलब ये तुम्हारा ए बी ऑलरेडी बना हुआ है, इनका भी ए बी और बन जाएगा, तो आपके 2AB बन जाएंगे। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट ये भी रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कि पार्शियली बॉन्ड हो, मतलब कंप्लीटेड बॉन्ड नहीं बने हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये होगी ट्रांजिशन स्टेट 3। तो इसका अगर मैं कुछ ग्राफ देखूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मान लो ये तुम्हारी हो गई एक्टिव, मतलब ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस पे हम एनर्जी ले रहे हैं बाई एक्सिस पे। तो इसमें अगर तुम देखो, तुम्हारे बॉन्ड बन रहे हैं फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड टूट रहे हैं। तो जब तुम्हारा बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हमें यहाँ बॉन्ड तोड़ना है, मान लो ये हमारी स्टार्टिंग एनर्जी थी और हमें कुछ जरूरत पड़ी एनर्जी की बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो आपकी फाइनल एनर्जी कुछ बढ़ गई। देखो, मान लो आपके पास पहले 5 रुपए थे, आपको किसी भी दुकान पे जाने के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको चाहिए 20 रुपए, तो आप 15 रुपए और लोगे, तो आपके पास नेट रुपए जो है बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही ये एनर्जी बढ़ जाएगी, जो ये इस वाले स्टेप का जो प्रोडक्ट है हमारा, ये इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट 1। ठीक है, तो ये एनर्जी तुम्हारी बढ़ जाएगी, और ये तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है EA1। इसको मान लो EA1 बाई एक्सिस पे है ना अपना एनर्जी, EA1। ठीक है, और ये एनर्जी होगी तुम्हारी EP1, मतलब प्रोडक्ट 1 की एनर्जी। अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि तुम्हारा बॉन्ड, इसका बॉन्ड टूट रहा है और इसका बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज, एंड बॉन्ड टूटने में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो इसमें कुछ एनर्जी, नेट एनर्जी तो तुम्हारी रिलीज ही होगी, लेकिन ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, और अगला जो तुम्हारा स्टेप है, ये स्टेप 3 में देखूं अगर, इसमें थोड़ी सी और एनर्जी डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इसमें एक तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट ये है, जो हमारा TS1 है, उसकी एनर्जी ये है TS1, ये हो गया आपका TS2, एंड ये वाला हो गया आपका TS3। ठीक है, तो तुमने देख लिया ट्रांजिशन, कोई भी एक स्टेप, उसमें जो भी ट्रांजिशन फेज है उसकी एनर्जी, पूरे स्टेप की एनर्जी में सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, जहां मान लो एक स्टेप का ये ग्राफ है आपका, फर्स्ट स्टेप का येलो वाला ग्राफ है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी जो आ रही है वो समझ लो वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट आया था। फिर क्या है, अगले स्टेप में एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो इस रेड वाले में जो मैक्सिमा है वो आपका ट्रांजिशन स्टेट 2 की एनर्जी शो कर रहा है। फिर जो व्हाइट वाले में मैक्सिमा है वो आपके ट्रांजिशन स्टेट 3 की एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी जो हमको देखनी है, अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन दिए हैं तो उसमें कैसे देखते हैं, वो समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पार्टिकल्स स्पेसीज दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिसअपीयर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन आर इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, तो इसमें आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन से हो जाएंगे, देखो A2 और B2 ये तो आपके हैं रिएक्टेंट, और AB क्या है, प्रोडक्ट। इनके अलावा जो भी हैं वो हैं आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे हमारे पास A2 जो है, ये है मतलब AA, ये हमारा रिएक्टेंट है। हमारे पास ओनली A नहीं दिया है, तो आपका एक इंटरमीडिएट ये हो जाएगा। अगर मैं इसमें लिखूं इंटरमीडिएट्स मेरे क्या क्या हैं, इंटरमीडिएट्स क्या क्या है, एक तो मेरा A है जो ये है, चाहे इसको 2A लिख लो, A लिख लो, कुछ भी। एक तो मेरा A है इंटरमीडिएट, और एक मेरा B, ये भी इंटरमीडिएट है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ए और बी तो दिए हुए हैं, तो ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। और ए और बी नहीं दिए गए हैं, ना ही ये प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये दोनों हो गए इंटरमीडिएट्स, क्योंकि ये रिएक्शन के स्टार्ट होते ही बने हैं और रिएक्शन के खत्म होने से पहले ही डिसअपियर हो गए हैं, इनको हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपके ए एंड बी आपके यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैन बी आइसोलेटेड, तो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को आप बाहर निकाल सकते हो रिएक्शन से, इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं।
इन द अवर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन देयर आर टोटल 3 ट्रांजिशन स्टेट। देखो मैंने बताया था एक ट्रांजिशन स्टेट ये है, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट ये है, थर्ड ट्रांजिशन स्टेट ये है, तो टोटल 3 ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। और एक और चीज, अगर तुम ट्रांजिशन स्टेट को फाइंड आउट करना चाहते हो, मान लो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे कितनी है कैसे देखें, तो एक चीज ये भी दी है कि एज मैनी स्टेप्स आर इन द रिएक्शन दैट नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो आपके रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स हैं समझ लो उतनी ट्रांजिशन स्टेट भी होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट अपना क्या कहता है, द स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपके 3 स्टेप हमने देखे इस रिएक्शन में, इसमें से जो भी ट्रांजिशन स्टेट 1 2 3 जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन द प्रोसेस हैपनिंग इन द रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा था, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन द स्टेप्स, कितने स्टेप्स हैं उस रिएक्शन में। अगर एक है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, अगर मोर देन 2 या 2 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। अगर हम देखें रिएक्शन को, अब हम यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं कि उनके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, उसके बेस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया आपका एडिशन, ठीक है, ये थॉमस अल्वा एडिशन नहीं है, ये ऐड करने वाला एडिशन है, एडिशन। दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन, और तीसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। 3 टाइप की रिएक्शन होती है, एक फोर्थ और होता है रीअरेंजमेंट, मतलब बेसिकली 3 ही होती है रीअरेंजमेंट। तो अभी के लिए देखो हम पहले पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन तुमको नाम से क्या लग रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, सीधी सी बात है, एडिशन रिएक्शन मतलब कुछ ऐड हो रहा है। तो ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं जिसमें क्या होता है, हम कुछ ऐड करते हैं बाहर से और उनका बॉन्ड टूटता है, क्योंकि भाई कोई भी मान लो ऐड करोगे तो बॉन्ड टूटेगा बनेगा, केमिकल रिएक्शन में ये बात तो है कि बॉन्ड टूटेगा बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है पाई बॉन्ड आपका टूटता है एंड सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं दिया होगा, मैं लिख देता हूं, पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस में, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक कम हो जाती, मान लो इसमें अगर तुम देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मैंने कैसे बताया था, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं और जितनी नंबर ऑफ रिंग्स हैं, नंबर ऑफ रिंग्स, उतनी तुम्हारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपने कितने हैं, एक मिनट लिख ही देता हूँ, चलो डिग्री, एक मिनट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की मैं इधर कुछ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन, मतलब इन शॉर्ट ये कहीं धोखा नहीं देगी, मतलब डेफिनेशन हर जगह वैलिड है। वैसे तो रिएक्शन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करने के लिए बहुत वो सिग्मा प्लस पाई वो सब रहता है, फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। अभी तुम देखो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे देखेंगे हम, पाई बॉन्ड कितना है एक, ये वाला तुम्हारा सिग्मा, ये वाला तुम्हारा पाई है, तो एक पाई बॉन्ड है और रिंग कोई है नहीं, तो इसकी डी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। आपका ये हो गया रिएक्टेंट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए बी के बीच में डबल बॉन्ड है, बी सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इसमें हम डी ई को ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है कि ऐसा कुछ, मान लो ए बी एंड सी, और क्या कर रहे हो आप डी और ई को एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो, तो क्या होता है इनके बीच में ऐसे पार्शियल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये वाला जो इनका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड धीरे धीरे ऐसे टूटने लगता है, एंड ये जो डी ई के बीच में बॉन्ड है ये भी धीरे धीरे टूटने लगता है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला बॉन्ड पूरा बन जाता है, तो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ऐसा बनता है ए बी सी, और ए पे क्या आ गया डी,
एंड V पे क्या आ गया E। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है। इसमें क्या हो रहा है आपका डी ई उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में ऐड हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। जिसमें बाहर से कुछ हम ऐड करें उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें से हम कुछ निकालें उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और जिसमें सब्स्टिट्यूट करें, एक्सचेंज करें, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ये तुम्हारा। इसमें ट्रांजिशन स्टेट अगर मैं पूछूं कितनी है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट है, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट है ये, ठीक है। तो समझ में आया। अब इसकी हम एनर्जी अगर हम देखें, मतलब एनर्जी का ग्राफ बनाएं, इसमें कैसा बन जाएगा, एक्टिवेशन मतलब एडिशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा बॉन्ड टूट रहा है, और मैंने बताया था बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी गेन करता है, और अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा पाई बॉन्ड टूट रहा है एंड सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमारा बॉन्ड टूट रहा है तो मतलब एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब हम मानते हैं उसको एनर्जी प्लस वाले में, और जो बॉन्ड बन रहे हैं वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो हम उसको माइनस वाले में मान रहे हैं, ठीक है। अब बॉन्ड टूट कौन सा रहा है, तुम्हारा पाई बॉन्ड टूट रहा है। जब पाई बॉन्ड टूट रहा है उसकी एनर्जी कम है, तो मतलब एनर्जी तुम्हारी कम बढ़ी है। और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, उनकी एनर्जी ज्यादा है, और दो सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है। एक सिंगल पाई बॉन्ड बन टूट रहा है, दो आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं एनर्जी ज्यादा है सिग्मा बॉन्ड्स की। तो जो नेट है, नेट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब तुम्हारा नेगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है, तो नेट नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अगर यहाँ पे, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा ई नेट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। नेगेटिव इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर तुम देखो एंट्रोपी, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हारे पास एक ये है रिएक्टेंट और एक ये है रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट हैं, और फाइनली तुमको एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो रैंडमनेस क्या होती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा रैंडमनेस। तो प्रोडक्ट की रैंडमनेस ज्यादा है एंड रिएक्टेंट, सॉरी, प्रोडक्ट की रैंडमनेस कम है एंड रिएक्टेंट की रैंडमनेस ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे हम, एस, डेल्टा एस होता है ना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो एस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एस ऑफ आर, रैंडमनेस या एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एस अगर मैं देखूं क्या होता है, एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ आर, और एस ऑफ प्रोडक्ट छोटा है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर हम देखें गिव्स फ्री एनर्जी, जो बताती है तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो क्या होगी, अगर हम देखें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला होता है। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1, जिसमें आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू है -20 एंड डेल्टा एस की वैल्यू है आपकी -5, और ये कितने पे, एट 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा इसमें, -20 -10 इंटू -5, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब 30 जूल जो भी है। अब तुम देखो इसमें अगर तुम्हारी स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कंडीशन होती थी, कोई भी रिएक्शन, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन यहाँ पर 30 जूल आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, ठीक है। मान लो अभी तुम्हारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैंने कर दिया टेम्परेचर को 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच कितना है आपका 20 माइनस टी कितना है 3, और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है -5। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -20 प्लस 15 इज इक्वल टू -5 जूल। जब आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, तो हमारी स्पॉन्टेनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन बढ़ेगी, एडिशन रिएक्शन की बढ़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें देखें कि
यहाँ से तुमको क्या समझ में आता है, डेल्टा एच अगर तुम्हारा नेगेटिव है तो ये क्या हो गई, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इस टाइप से रिएक्शन बन रही है। ये आपकी एनर्जी है ऑफ रिएक्टेंट एंड ये आपकी एनर्जी है प्रोडक्ट। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई नेट एनर्जी डिफरेंस इज कमिंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो देख लिया तुमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें क्या है, जितना टेम्परेचर कम करोगे उतनी उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ती रहेगी, किसकी, एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, समझ में आया एडिशन रिएक्शन कैसे काम करती है, इनकी रिएक्शन में हम एनर्जी कैसे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपने क्या दिया है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमने क्या देखा था, एडिशन रिएक्शन में कुछ ऐड हो रहा था और हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होगा, कुछ एलिमिनेट होगा। तो एलिमिनेट होगा, मान लो इसमें क्या है अभी तुम्हारा, इसकी ट्रांजिशन स्टेट अगर हम देखें तो आपका कैसे दिया है, ए बी सी डी दिया है आपका, ये है रिएक्टेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये धीरे 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 टूट रहा है एंड ये वाला बॉन्ड धीरे 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 बन रहा है एंड ये वाला बॉन्ड धीरे 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 टूट रहा है। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ट्रांजिशन स्टेट 1 बोल देते हैं। अब क्या होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट के खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट के खत्म हो जाएगा। और हाँ, ये जो है सी एंड डी है, एक मिनट इनको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं इधर, मान लो बी पे डी इधर कनेक्ट है और इनके बीच का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, इनके बीच का बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब फाइनली क्या होता है कि ये बॉन्ड टूट के खत्म हो जाता है, ये बॉन्ड टूट के खत्म हो जाता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है एंड इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसा बन जाता है, ए और बी के डबल बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, सी एंड डी अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इसको रिएक्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरा रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में हमारा, इसको हम प्रोडक्ट मानते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और इसको हम मानते हैं साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें रिएक्टेंट से एलिमिनेट हो रही हैं, मतलब फाइनली जो प्रोडक्ट से कुछ चीजें एलिमिनेट हो रही हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है। तो हम देखें यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, तो जो एनर्जी जब टूटती है तो क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो मान लो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड टूटने पे तुम्हारी -20 एनर्जी हो गई, मतलब नेट अगर तुम्हारी 100 थी तो अभी कितनी बचेगी, 80। अब जो बॉन्ड बनते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी गेन करता है, एनर्जी गेन करता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड टूटने पे कितनी एनर्जी गेन होगी, +10। और एक पाई बॉन्ड की हम एनर्जी मान लें अगर 5, तो कितनी गेन होगी, तो 5। तो नेट एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, 95। और इनिशियली कितनी थी आपकी, 100। क्योंकि आपकी मान लिया हमने, देखो हम मान रहे हैं, ऐसा कुछ क्वांटिटी इतना दिया नहीं होता है, हम जस्ट मान रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी जो थी 100 जूल थी। दो सिग्मा बॉन्ड टूटे, जब बॉन्ड टूट रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। तो मान लो एक सिग्मा बॉन्ड टूटने पे आपकी 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है और एक पाई बॉन्ड की एनर्जी हमने 5 जूल मान ली, क्योंकि क्या होता है, एनर्जी, पाई बॉन्ड की एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं तो मान लियो, हमने मान लिया कि -20 डिग्री, मतलब -20 जूल, मतलब 20 जूल एनर्जी कम हो रही है। तो नेट आपकी जो एनर्जी है 80 जूल आ रही है बॉन्ड टूटने के बाद। अब हम देख रहे हैं बॉन्ड बन रहे हैं, ये हमारे क्या है, बॉन्ड फॉर्मिंग, और ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बनने में क्या होता है, एनर्जी गेन करता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड आपका बन रहा है तो उसने 10 जूल गेन कर ली। अगला क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है तो 5 जूल और गेन कर दी। तो नेट नेट एनर्जी आपकी आ रही है 95 जूल और इनिशियल थी 100 जूल। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, डेल्टा एच अगर हम देखें, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज 95 एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज 100। तो एनर्जी मतलब एच
P माइनस एच आर करोगे तो -5 जूल आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा डेल्टा एस कैसा है। जो आपकी रेंडमनेस होती है, एस से हम डिनोट करते हैं रेंडमनेस। ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एलिमेंट्स, कुछ भी मान लो, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कुछ भी मान लो। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देते हैं हम, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा उतनी रेंडमनेस ज्यादा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इनिशियली आपके पास ओनली वन रिएक्टेंट है, मतलब एक ही आपके पास क्या है, पार्टिकल है। दूसरी टाइम क्या है, एक आपका प्रोडक्ट 1 एंड ये हो गया प्रोडक्ट 2। तो फाइनली आपके पास दो पार्टिकल्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, रेंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। अब हम देखते हैं डेल्टा जी। जो डेल्टा जी होती है वो क्या होता है आपका, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, और माइनस टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही लोगे। ठीक है, मतलब 0 से ऊपर जो भी है पॉजिटिव ही लेते हैं जनरली। और डेल्टा एस क्या है तुम्हारी, नेगेटिव, तो ये नेट क्वांटिटी भी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये क्या होगा आपका, ऑलवेज नेगेटिव, अगर टेम्परेचर तुम्हारा 0 से या बराबर है तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगी फॉर मोर देन और इक्वल टू 0 टेम्परेचर। इसका मतलब ये तुम्हारी टेम्परेचर लो करो, मतलब 0 से नीचे मत लेके जाओ, हाई करो, इसकी स्पॉन्टेनिटी रहेगी हमेशा। ठीक है, और जितना ज्यादा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक चीज और देखो, जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब डेल्टा जी जो है और नेगेटिव होता जाएगा। जब और नेगेटिव होता जाएगा तो डेल्टा जी हमारा जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस। तो हम क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ती है। और पिछले वाले में क्या हो रहा था, टेम्परेचर घटाने पे इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही थी। ठीक है, देखो टेम्परेचर हमने 10 से क्या किया था, 3 डिग्री सेल्सियस किया था, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई थी। तो टेम्परेचर घटाने पे इसकी जो थी स्पॉन्टेनियस हो रहा था, स्पॉन्टेनियस हो रही थी। और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हम हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट लेते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, जहाँ हीट देके समझो एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, समझ में आया तुमको एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें अगर हम देखें हमारी क्या है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव का ग्राफ तुम्हारा ऐसा बनता है, ये तुम्हारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, समझ गए एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर तुम देखो, नाम से ही तुमको पता चल रहा है कि कुछ सब्स्टिट्यूट होगा या एक्सचेंज होगा। तो इसमें वही होता है कि हमारे पास इनिशियली ए और बी दिया है, इनके बीच में बॉन्ड है। अब तीसरा आदमी ये सिंगल बैठा है, सिंगल आदमी को खुरापात दिखेगी, वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में घुसने का ट्राई करेगा, अपना बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो सी हमारा आ गया इधर। अब सी आ गया इधर, इसने क्या किया, ए के साथ बॉन्ड धीरे 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 बनाना स्टार्ट किया। अब कोई आदमी जब दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इधर से बॉन्ड तुम्हारा वीक होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो वही हो रहा है, आपका ए और सी के बीच में बॉन्ड बन रहा है एंड बी अकेला रह गया। फाइनली क्या किया, सी ने बी को रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी एक दो तीन जितने भी आपके अटैकिंग ग्रुप मान लो, वो किसी रिएक्टेंट में घुस के कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ एक्सचेंज कर दें, अपनी जगह किसी और को भगा दें और खुद जाके अटैच हो जाएं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एनर्जी वगैरह हम ऐसे देख नहीं सकते अनटिल और अनलेस कोई क्वांटिटी नहीं दी हो चीजें। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, मतलब काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस तुम इतना समझो कि ये कुछ ऐसे आपका क्या होता है, रीअरेंज होता है। जो ये ऑक्सीजन है, ये चीज जो है, एक मिनट,
ये जो आपका ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये इस पे चला जाता है। समझ लो जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे चला जाएगा, और ये वाली चीज जो है ये इस पे आ जाएगी। बस इतना ही रीअरेंजमेंट होता है, मतलब एक्सचेंज होती है पोजीशन। तो फाइनली ऐसा बन जाता है, ऑक्सीजन इधर आ गई, CH3 इधर आ गया, ठीक है, और इसका जो एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस पे ही रह गया। तो कुछ ऐसे रीअरेंज करते हैं, अभी के लिए बस इतना समझ लो। बस आगे चल के हम इसको काफी अच्छे से समझेंगे। एक चीज याद रखना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें सेम रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अटैकिंग पार्टिकल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, टाइप ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स बेस्ड ऑन द प्रोसेसेस इंक्लूडेड इन दोज रिएक्शंस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अटैकिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। अटैकिंग पार्टिकल्स में हम मेजरली तीन चीजें देखते हैं। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। एंड तीसरा होता है आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। मेजरली ये तीन अटैकिंग पार्टिकल्स होते हैं, अटैकिंग ग्रुप होते हैं, जो कि हमारे रिएक्टेंट पे अटैक करते हैं और रिएक्शन इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, देखो फाइल का मतलब होता है लगाव। क्या मतलब होता है फाइल का, लगाव, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो वो अटैकिंग पार्टिकल्स जिनका इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लगाव होता है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई जब तेरे पास पैसे की कमी है तो तेरे को पैसे से लगाव होगा। अब ये मत बोलना कि मेरे पास नॉलेज की कमी है तो मुझे नॉलेज से लगाव होगा, वहां पर जाके ये थ्योरी फेल हो जाती है, ठीक है। अक्सर जिन लोगों को नॉलेज की कमी होती है उनको ही नॉलेज से घृणा होती है, ठीक है, और जिनको पास नॉलेज होती है उनको नॉलेज से लगाव होता है, तो वहां जाके ये प्रिंसिपल क्या होता है, फेल हो जाता है। एजुकेशन के आगे आके सारे प्रिंसिपल्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। बस उसके अलावा तुम कहीं पर देख लो, अगर आपके पास घर का अभाव है, तो मतलब आपके पास घर की कमी है, तो आपको घर से लगाव हो जाएगा कि यार घर मिल जाए, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होने लगोगे। आपके पास कार की कमी है, तो आपको क्या हो जाएगा कि कार से अट्रैक्ट होने लगोगे। आपके पास पैसा, पैसा तो सब कुछ लेके आ ही जाएगा, ठीक है। और आपके पास पार्टनर की कमी है तो आपको पार्टनर की तरफ लगाव होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। बट क्या होता है, ये सब चीज़ें लस्ट होती हैं, मनी, होम, और वाट एवर यू विल से, फिजिकल बॉडी वगैरह जो भी, ये सब लस्ट होती है। ओनली ओनली एजुकेशन इज नॉट लस्ट, ठीक है। तो एजुकेशन पे आके सारे प्रिंसिपल्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन से लगाव हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो वही देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स, ठीक है। एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ लगाव इनका होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच पे। अब भाई इस चीज की कमी है, वही तो उसी की तलाश में तो निकलेंगे ना। तो जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में निकलेंगे, और जहां इन्हें इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज मिलेंगे उस पर अटैक कर देंगे। तो ये अटैक किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज पे, ठीक है। और इनमें अगर हम देखें तो वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है, ठीक है। देखो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की सोचेगा कि हम अपना ऑर्बिटल भर लें, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तब भी वो सोचेगा इलेक्ट्रॉन लाके हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सोचेगा यार कहीं से तो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज मिल जाए, थोड़ी बहुत चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है, इतनी भारी गरीबी चल रही है, 10 20 50 रुपए ही मिल जाएं तो हमारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन से लगाव होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं, और अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे हमेशा, ठीक है। समझ गए इलेक्ट्रोफाइल। अब हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल, पहले हम देख लेते हैं। H+, Br+, NO+, Cl+, NO2+, CH3+, RCO+, ये आपके कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल। हम देखते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले कौन कौन से हैं, अपने AlCl3, AlCl, अब इसके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, दो ये, दो ये, दो ये, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने का ट्राई करेगा, मतलब ये लोन पेयर लेने का ट्राई करेगा, ताकि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, ठीक है।
तो ये आपका इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सेम सिचुएशन BCl3 के साथ है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, BH3 के पास भी से 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जैसे ZnCl2 देख लो, जो ZnCl होता है, ZnCl2 होता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल को मैं ऐसे बॉक्स से दिखाऊंगा, डब्बा बोलते हैं इसको, डब्बा जिसके पास है उसके पास समझ लो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, SbCl5 है, 5 है SbCl5, रुक जाओ। ठीक है, इसके पास भी वैकेंट डब्बा होता है अपना, FeCl3 के पास भी वैकेंट डब्बा होता है। तो ये सब क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले। ठीक है, लास्ट हमारे जो बचते हैं वो होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो। देखो तुम्हारे पास मान लो SO3 है, रेजोनेंस में है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है ऐसे करके, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाता है, पॉजिटिव चार्ज सल्फर पे आता है। फिर इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अगला कैसा बनता है, फिर इसका ऐसा बनता है। और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तुम देख रहे हो कि सल्फर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सल्फर पे क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना जो भी है गरीबी कम करना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं जिनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। अब CO2 देख लो, CO2 भी देखो ऐसा बना रहा है। अगर CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना रहता है, तो कार्बन में यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख लो कुछ ऐसा रहता है इनका सिनेरियो। ठीक है, तो समझ में आया क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले। 4 टाइप के होते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है हमारी पॉजिटिव चार्ज वाले की। पॉजिटिव चार्ज वाले की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, फिर होती है आपकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले की, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फिर होगी आपकी वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले की, वैकेंट डी ऑर्बिटल। फिर होगी आपकी रेजोनेंस वाले की, रेजोनेंस में अगर दिख रहा है तो। अगर हम इसको बोलें तो ये हम बोलेंगे डाकू है। क्या है, डाकू। ये क्या करेगा, डकैती डालता है। और जो डाकू होते हैं ना, वो बिना डरे एकदम डकैती डालते हैं, मतलब बिना डरे एकदम घर में घुस जाते हैं और एकदम चोरी चकारी जो भी करते हैं डकैती डाल के आ जाते हैं, उनको डर नहीं होता किसी से। ये है अपना चोर, चोरी तो करेगा लेकिन छिप छिप के। ठीक है, ये है अपना भिखारी, कि दे दोगे तो सही है, नहीं दोगे तो, दे दो तो भी भला होगा, नहीं दोगे तो भी भला होगा। ठीक है, और ये है हमारे दान पात, कि पड़े हैं भाई, पैसे हैं, मन है, खूब अंतर से संतुष्टि हो रही है तो डालो, नहीं हो रही तो मत डालो। ठीक है, तो ऐसे हम इनको चारों कैटेगराइज करते हैं। आपके पॉजिटिव चार्ज वालों की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले आते हैं, फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले आते हैं, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नाम से समझ में आ गया होगा, फाइल मतलब लगाओ, और किससे लगाओ, न्यूक्लियो। अब न्यूक्लियो क्या होता है, न्यूक्लियस से लगाओ। अब न्यूक्लियस से लगाओ भाई, इसका क्या मतलब है, देखो तुमने जे थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी या मान लो रदरफोर्ड वगैरह की इनकी पढ़ी होगी, तो इसमें क्या होता था, न्यूक्लियस पे आपका क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, 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 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस से लगाओ मतलब पॉजिटिव चार्ज से लगाओ भाई। इनका जो न्यूक्लियोफाइल है इनका लगाव किससे होता है, पॉजिटिव चार्ज से लगाव होता है इनका। ठीक है, समझ में आया। तो वही देखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, मतलब अमीर लोग हैं एकदम, तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत गरीब ढूंढ ढांड के कहीं से उनको दान करने का सोचेंगे।
और इनकी लगाव किससे होता है? गरीब लोगों से होता है। हालांकि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, अमीरों का लगाव गरीबों से नहीं होता है, बट हाँ फिर भी यहाँ पर समझ लो कि इनका लगाव होता है पॉजिटिव चार्ज से, और ये अटैक करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे, ताकि उन्हें कुछ दान पत्री कर सकें, पैसे वैसे थोड़े बहुत दे सकें, क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन भर के हैं। ठीक है, जैसे हम देखें CH3O नेगेटिव, अपना पहला एग्जांपल CH3O नेगेटिव, दूसरा PHO नेगेटिव, RO नेगेटिव, NH3, RO नेगेटिव, ROCH, RCOH, RNH2, RNHR। अब क्या है CH3O नेगेटिव, देखता हूँ, ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, मान लो तुम्हारा ये CO2 है, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव होता था, तो ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, कैसा बनता है? एक ऑक्सीजन ऐसा ही, एक ऑक्सीजन ऐसा, एंड ये बन जाएगा आपका CH3 वगैरह। ठीक है, फिर कहीं से ये H लेके इधर H लगा देगा, वो सब आगे की बातें हैं, वो सब आपको पढ़ाई जाएंगी। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये अटैक करते हैं पॉजिटिव चार्ज वालों पे। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज जहाँ देखते ही तुरंत धावा बोल देते हैं, और इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन की भरमार है एकदम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से लगाव है, हालांकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि किसी भी अमीर का गरीब से लगाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग डिसेंट हैं। ठीक है, तो ये अपने से गरीब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक, हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ट्राई करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का ट्राई करता है। लेकिन जो बेसिसिटी होती है वो H+ गेन करने का ट्राई करता है। ठीक है, तो दोनों ही डिफरेंट है, हालांकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बट एक क्या करता है? अपना पैसा दूसरों को दे के, और बेस जो होता है वो क्या करता है? गरीबों को अपने साथ मिला के। मान लो इसके पास, हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे बनाते हैं, न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास है 200 रुपए, तुम्हारे पास एक है H+। ठीक है, और तुम्हारे पास एक है बेस, इसके पास कितने हैं? 200 रुपए। न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा क्या करता है? 100 रुपए इसको दे देता है। अभी क्या हो गया? 100 इसके पास हो गए, 100 इसके पास हो गए, और बेस क्या करेगा? H+ को अपने साथ ही मिला लेगा, तो क्या बन जाएगा? BH बन जाएगा। जब BH बन जाएगा तो दोनों के पास 100 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीजें काम करती हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? अपना लोन पे डोनेट करने का ट्राई करते हैं, एंड बेस क्या करते हैं? H+ गेन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वही दो चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि एबिलिटी टू अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड फॉर्म अ बॉन्ड, जो लोन पे डोनेट करके उनके साथ बॉन्ड फॉर्म करने का ट्राई करता है न्यूक्लियोफाइल, और बेस क्या करता है? H+ को अपने साथ मिला लेता है उसकी गरीबी दूर करने के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? OH3 अटैक कर रहा है CH3Br के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ क्या कर रहा है? OH3 H+ को एक्सेप्ट कर रहा है वाटर से। ठीक है, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस हो गया। अब हम अगला अपना पढ़ते हैं, जो अटैकिंग पार्टिकल है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी एक टाइप के आपके इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं, लेकिन हम इसको अलग पढ़ते हैं, थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, थोड़ी सी रिएक्शन भी अलग होती है ना, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं। तो इनका क्या होता है? एफिनिटी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इनका लगाव किसकी तरफ होता है? एफिनिटी मतलब लगाव, लगाव कितनी किनकी तरफ होता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ इनका लगाव होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। तो हमारी इलेक्ट्रोफाइल की भी सेम सेम प्रॉपर्टीज थी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ उनका लगाव था, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज थी, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल से मिलती हैं, लेकिन इनकी कुछ रिएक्शन अलग होती हैं, इसलिए हम इनको अलग पढ़ते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल ये है CR, और ये Br का फ्री रेडिकल, RO, RCO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मैंने तुमको बताया भी था कि फॉर एग्जांपल अगर A और B में रिएक्शन हो रही है, तो अगले स्टेप में अपने पास AB बन जाएगा, +A+B बन जाएगा, एंड अगले स्टेप में अपने पास AB और बन जाएगा, 2AB बन जाएगा। तो ये दो चीजें जो हमारे पास बनी हैं, दो पार्टिकल जो रिएक्शन शुरू होने के बाद बने हैं एंड रिएक्शन खत्म होने से पहले डिसअपियर हो गए, इनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक,
तो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। पहला अपना है कार्बोकैटायन, सेकंड वन इज कार्बन आयन, थर्ड वन इज फ्री रेडिकल्स, फोर्थ वन इज कार्बीन्स एंड फिफ्थ वन इज नाइट्रीन्स एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज बेंजाइन्स। तो इतने टाइप के हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी बांध के रखो क्योंकि मजा आने वाला है भाई। इतना बोरिंग तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। तो थोड़ी अपनी सीट की पेटी बांध के रखो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखो, ठीक है, सीट बेल्ट बांध के रखो, मजा आने वाला है। बस लगे रहना है ऐसे ही, मतलब छोड़ना मत, क्योंकि देखो समझना तो है यार, है ना, समझना तो है। और रिएक्शन मैकेनिज्म या तो तुम्हारा ऑर्गेनिक तुम्हें जीरो बना देगा या तुमको हीरो बना देगा। तो बेटर है कि हीरो बनो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीरो हो और मैथ वैथ थोड़ा सा ठीक कर लेते हो तो एडवांस क्लियर तो कर दोगे, क्योंकि फिजिक्स कभी तुम्हारी कट ऑफ नहीं रोकता है। इतनी तुमको हमेशा आएगी, 20-30 नंबर की फिजिक्स हमेशा आएगी, इतनी तो कर दोगे, कितनी भी कठिन सरल जितनी भी बना दे उतनी तो कर दोगे। और केमिस्ट्री तुम्हारा अगर ऑर्गेनिक बढ़िया है तो 30-40 नंबर ले आओगे। मैं जस्ट लोएस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचना कोई बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने में उसकी इतनी कम आएंगे। मैं जस्ट लोएस्ट की बात कर रहा हूँ कि जो कुछ नहीं कर रहा है, उम्मीद हार के बैठा है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैथ में तुम 10-15 नंबर ले आओ तो तुम्हारी कट ऑफ तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी भाई जिसको अच्छा करना है वो ट्राई करो फिजिक्स में 70-80 लाने का, मैथ्स में 60-70 एंड केमिस्ट्री में 80-90 लाने का, तो आप बॉम्बे वगैरह में लैंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा ज्ञान ना फैलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं अपना कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन पढ़ते हैं। हमने इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि कार्बोकैटायन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, ठीक है। और एक क्या है इसमें, वैकेंट ऑर्बिटल। तो एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, शेप इसका ट्रायंगुलर प्लेनर है। ट्रायंगल ही तो बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर इसका शेप हो गया, ठीक है। लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं, या ऐसी कुछ नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज से अटैच हो जाते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला है। जैसे वो इलेक्ट्रोफाइल बताया था ना, जिसका पास कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल, एक मिनट, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये चोर वाले हैं, ये कौन से वाले हैं, चोर वाले हैं, ठीक है। तो ये कहीं से इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक करके कुछ अपने घर की गरीबी दूर करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डायामैग्नेटिक। देखो अगर तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑड वाले को पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और इवन वाले को हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक समझ में आया। तो कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है शेप इसका ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होता है इनका। सिक्स प्रॉपर्टी बोलती है कि भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। एंड सेवेंथ एंड लास्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 0। अब 0 तुम ऑड है इवन है, भाई ये तुम देखो मैथ वाले सर से बात करो, मेरे हिसाब से तो ये इवन है। जब इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायामैग्नेटिक है, मतलब ये तुम्हारा डायामैग्नेटिक है, ठीक है। चलो समझ में आया। आगे अब हम कुछ और देखते हैं, रीअरेंजमेंट हम देखते हैं। क्या देखते हैं, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किसका देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज का। इसमें क्या होता है, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये है एच शिफ्ट लिखा हुआ, एच शिफ्ट, ठीक है। रीअरेंजमेंट हम करते हैं पॉजिटिव चार्ज का। इन केस ऑफ कार्बोकैटायन इसको हम बोलते हैं 1-2 शिफ्ट भी बोलते हैं। मतलब इसको अगर मैं नंबर दूं 1-2-3, तो 1 से जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है 1 से 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए हम इसको 1 to शिफ्ट ही बोलते हैं। अब देखते हैं रीअरेंजमेंट काम कैसे करता है, अपना जो रीअरेंजमेंट होता है काम कैसे करता है। ठीक है, देखो भाई, पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही है। किसकी तरफ भाग रही है? स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही है। मतलब अपनी एनर्जी कम करना चाह रही है। एनर्जी मतलब अपनी जिंदगी में भाग दौड़ कम करना चाह रही है पूरी दुनिया। सबको चाहिए रेस्ट, विदाउट रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो ये दुनिया को स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबिलिटी अगर तुम देखो, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अगर मैं देखूं सी एच 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 सी एच एच सी एच एच पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पर मैं देखूं पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके पास कौन सा इफेक्ट लग रहा है? अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखो तो इसके पास ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा रहे हैं ये दोनों हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन कैसे काम करता था? ये वाला बॉन्ड, ये हाइड्रोजन को H प्लस भगा के और इस इस जो कार्ब कटायन है इसके साथ डबल बॉन्ड ऐसा बनाता था। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये दो हाइड्रोजन इसके साथ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बना रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो सी इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर इसका है। ठीक है, अभी मैं इस वाले का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सी एच एच सी एच प्लस सी एच एच एच। ठीक है, अब मैं देखूं इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, एक तुम्हारा अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन 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 ये है। टोटल कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होगा इसमें ज्यादा होगा। जहां हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब जो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अगर तुम्हारा ज़्यादा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, तो मतलब इसकी एनर्जी कम होगी। तो समझ में आया कि ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये क्यों हो रहा है? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हो रहा है। सबको लाइफ में स्टेबल होना है, तो कार्बोकैटायन कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा। तो ये क्या करता है? रीअरेंजमेंट करता है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये करता कैसे है रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये तो देख लिया आपने रीअरेंजमेंट करता है, करता कैसे है। ये पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। ठीक है, जो ये वाला आपका हाइड्रोजन है, यार वो गलती से मिटा दिया, मिटाना नहीं था। हाइड्रोजन 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 पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाने लगता है। पड़ोसी देखा गरीब, तो बॉन्ड बनाने लग गया। ठीक है, तो ऐसे इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड हो गया। किसके? इस वाले, इसको अगर मैं 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ता जाता है एंड इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज घटता जाता है, इसका बढ़ता जाता है। तो ये जो H है ये इसके साथ अटैच हो जाता है एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फाइनली ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, फाइनली ये इस फॉर्म में आ जाता है कि CH3 और CH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड इधर रख गया CH3, और ये यहाँ पर कार्बोकैटायन या आपका पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे हो रहा है ये। ठीक, आगे हम और बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ड्रॉ द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस बाय रीअरेंजमेंट। अब तुम देखो भाई, इसमें इसके पास अगर मैं देखूं पॉजिटिव चार्ज जो है, इसके पास कितने अल्फा कार्बन है? ओनली ये वाला अल्फा कार्बन है, तो एक अल्फा, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन एक ही है इसके पास, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, अब मैं अगर इसका रीअरेंजमेंट करूं, मतलब 1 to रीअरेंजमेंट करूं, 1 से 2 पे शिफ्ट करूं, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे CH3 इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज एंड इधर क्या बन गया? CH3। ठीक है, ये ऐसे रीअरेंजमेंट हो गया। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर हम कंसीडर करें, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं,
तो नेट इसके पास हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एकदम आग उगल रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बढ़ गया। और इधर क्या था, एक अल्फा कार्बन, एक अल्फा हाइड्रोजन था, तो इधर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कम था, कंपेरेबली कम था, लेकिन लगा रहा था थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ के ये ऐसा रीअरेंजमेंट कर लेगा। अब हम देखते हैं इसको, इसमें क्या होगा। अभी मैं देखूं इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन इधर लगा है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं इसको रीअरेंज करके इस अल्फा हाइड्रोजन को इसके साथ बॉन्ड बनवा दूं एंड ये पॉजिटिव चार्ज इधर ले आऊं, तो कैसा बन जाएगा आपका, इस पे आ जाएगा CH3, ये वाला हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट कर गया एंड इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, तो ये हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन इस पे लगे हैं एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर लगे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इधर कितना था, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये रीअरेंजमेंट करके कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका रीअरेंजमेंट कराएं, अगर मैं इसको 1 2 शिफ्ट कराऊं, 1 2, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पे शिफ्ट कराऊं, तो कैसे बन जाएगा आपका CH3, CH3, CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। इसके पास कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, अगर मैं देखूं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज के पास, ये वाले 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पॉजिटिव चार्ज के पास देखूं तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इतने हैं, तो टोटल कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं इसको और आगे रीअरेंज कराऊं, मतलब और आगे रीअरेंज कराऊं, तो कैसा बन जाएगा, CH3, C, CH3, CH2, CH3, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इस पे माइग्रेट करा दिया, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसके पास अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन देखूं, तो 3 3 6 2 8, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने थे, 2, इसके पास कितने थे, 4, इसके पास कितने हैं, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब अगर तुम इससे फर्दर कहीं माइग्रेट कराओगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो हम इसको इनफाइनाइट चेन्स में माइग्रेट करा सकते हैं, बट एवरी स्टेप पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए, तब हम इसको माइग्रेट करा सकते हैं, रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा कि हम इसको 2 बार भी रीअरेंज करा सकते हैं, बस बशर्ते हर एक स्टेप पे उनकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं, इसमें रीअरेंज कराऊं तो कैसे बन जाएगा ये, एक मिनट, अरे यार ठीक है चलो, अगर मैं इसको रीअरेंज कराऊं तो कैसे बनेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, और इस पे जो हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन, वो मैंने इनके साथ ऐसे बॉन्ड बना दिया, तो हाइड्रोजन आपका आ गया इधर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे इधर। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, माइग्रेशन में है, रेजोनेंस में है। पॉजिटिव चार्ज किस में है, रेजोनेंस में है इस डबल बॉन्ड के साथ। तो हमारा हाइब्रिड कैसा बन जाएगा इनका, कुछ ऐसा हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को ये डबल बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो हम इसको माइग्रेट करा सकते हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम रीअरेंजमेंट करा रहे हैं, आगे इनमें देखते हैं रीअरेंजमेंट कैसे कराना है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज को तुम इधर माइग्रेट कराओगे, फिर यहाँ से तुम इधर माइग्रेट कराओगे, यहाँ से तुम इधर माइग्रेट कराओगे, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलो ये मैं तुमको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। अगर मैं देखूं इस पूरे को मैं बना दूं ऐसा, ठीक है, CH2, CH3, CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, अल्फा हाइड्रोजन अपने काउंट कर लेना जो भी करो, ठीक है। अगला अगर मैं बनाऊं तो कैसे बन जाएगा, CH2CH, इस पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा, एक मिनट, ये कार्बन रह जाएगा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर है आपका CH3, इधर आ गया CH2 और इधर आ गया CH3, ठीक है, इधर आ गया आपका CH3, ठीक है। अब अगर इसका मैं अगला रीअरेंजमेंट करूं, अगला रीअरेंजमेंट अगर मैं करूं तो इस पे आ जाएगा, एक मिनट,
अगर मैं इसको और रीअरेंज करूँगा आगे तो कैसा बन जाएगा, सी एच, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर सी एच टू, नहीं सी एच, एक मिनट, इधर आया आपका सी एच थ्री, इधर है आपका सी एच टू, एंड इधर है सी एच थ्री। तो क्या हो रहा है देखो, अगर तुम अल्फा हाइड्रोजन देखोगे ना, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक, एक ये, दो ये, एंड एक अल्फा हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो टोटल इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर कितने, 7। तो तुम कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो हम ऐसे रीअरेंज नहीं करा सकते। लेकिन मैं कहूँगा रीअरेंज करा सकते हो, कैसे, क्योंकि भाई यहाँ पर आके ये क्या कर रहा है, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, क्या कर रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है इस पाई बॉन्ड के साथ। और हमने देखा था कि रेजोनेंस की जो पावर होती है, जो मतलब रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकटाइन कार्बन आयन जो भी है, उसकी स्ट्रेंथ, रेजोनेंस की स्ट्रेंथ हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा होती है। तो इस केस में क्या है, इधर रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, इसलिए हम इसको माइग्रेट करा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। इसलिए मैंने तुमको समझा था, क्योंकि इसमें तुम थोड़ा सा धोखा खा सकते थे, इसलिए ये मैंने तुमको बता दिया। अब इसको तुम देखना करके कि इसमें रीअरेंज कैसे कर सकते हो और क्यों कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसको, इसमें क्या है कि अगर मैं इसको आगे रीअरेंज करूं तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक बन गया, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो हम इसको फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे रीअरेंज करके हम इनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे अपना देखते हैं फिनाइल शिफ्ट। आपने अभी तक क्या पढ़ा था, हाइड्राइड शिफ्ट, जिसमें हमारा हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे फिनाइल शिफ्ट, जिसमें अपना फिनाइल शिफ्ट करेगा। शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि भाई इधर कुछ हाइड्रोजन है ही नहीं, जब हाइड्रोजन नहीं है तो फिनाइल शिफ्ट करेगा अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, जैसे इसमें देखो कि ये जो फिनाइल है ये इसके साथ ऐसे धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लग जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, एंड इस पे डेल्टा पॉजिटिव कम होने लग जाएगा। तो ये फिनाइल जो है इस पे अटैच हो जाएगा। इसको अगर मैं 1 बोलूँ 2 बोलूँ, तो 1 नंबर वाले कार्बन पे फिनाइल आ गया, और 2 नंबर वाले कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये फिनाइल कुछ ऐसे होते हैं, जिनको नहीं पता है, कुछ ऐसे होते हैं। तो अब तुम देखो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन में है, और इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन में है, ठीक है। जब ये दोनों के साथ डीलोकलाइजेशन है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है एज कंपेयर टू पहले वाली कंडीशन से, ठीक है। इसलिए हम इसको रीअरेंज कराते हैं। अगला अपना देखते हैं मिथाइल शिफ्ट। अगर हमारे पास हाइड्रोजन फिनाइल दोनों नहीं है तो हम मिथाइल शिफ्ट कराते हैं। मतलब इस, वही चीज़ है, ये जो मिथाइल लगा है ये इस कार्बन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लग जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होने लग जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका 2 नंबर वाले कार्बन पे, एंड मिथाइल चला गया 1 नंबर वाले कार्बन पे, ठीक है। तो ऐसे होती है मिथाइल शिफ्ट। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखना है, ड्रॉ दी मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस बाई रीअरेंजमेंट, या हम उसको बोल दें मोस्ट स्टेबल। हमको मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखो हाइड्राइड शिफ्ट भी पॉसिबल है, फिनाइल शिफ्ट भी पॉसिबल, एंड मिथाइल शिफ्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। तुम्हारे पास तीनों शिफ्ट पॉसिबल हैं, तो तुम किसको शिफ्ट कराओगे, और सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हमको फाइंड करना है। तो हम देखें कि अपने पास कार्बन है, अगर हम एक एक करके देखते हैं, पहले हम हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, तो ये CH3 हो गया, इधर तुम्हारा क्या लगा है, फिनाइल लगा है, और ये तुम्हारा इधर CH3 हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये आपने क्या किया, हाइड्रोजन शिफ्ट, क्या किया, H शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट, जो भी बोल लो। अगला हम करते हैं फिनाइल शिफ्ट करते हैं, ठीक है, जिस सीक्वेंस में पढ़ा है उस सीक्वेंस में करते हैं। तो फिनाइल शिफ्ट अगर मैं करूं तो कैसे बन जाएगा, C, इधर CH3 रहेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर H रहेगा, एंड इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2, एंड इधर आ गया फिनाइल। अब अगर अगला मैं क्या कर रहा हूँ, मिथाइल शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिथाइल शिफ्ट अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, CH3 नहीं, मिथाइल ही तो शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे इधर, इधर आपका फिनाइल है, इधर क्या है आपका हाइड्रोजन है, एंड इधर क्या है ये CH2 CH3। ये हो गई मिथाइल शिफ्टिंग। अगर हम देखें यहाँ पे,
अगर हम देखें कि ये तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब री रेजोनेंस में है, किसमें है, रेजोनेंस में है, ठीक है, रेजोनेंस। और इसका क्या लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट भी लग रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या लग रहा है, प्लस आर भी लग रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो इनका केवल प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर केवल क्या लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। तो कौन सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कौन सा वाला, अगर मैं इसको 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ एंड इसको 3 ले लूँ, तो फर्स्ट वाला हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें प्लस आर ग्रुप है और प्लस एच भी है। एंड थर्ड वाला हमारा दूसरे नंबर पे स्टेबल है, क्योंकि उसमें प्लस आर ग्रुप है, और प्लस आर हमारा क्या होता है, प्लस आर या प्लस एम जो भी बोल लो, वो प्लस एच से ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड सेकेंड वन इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि उसके पास ओनली प्लस एच इफेक्ट है, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे हम माइग्रेट कराते हैं, कैसे रीअरेंजमेंट कराते हैं, और कैसे उनकी स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। चलो आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें हमें माइग्रेट करना है। इसमें हम देखो, आइदर हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं और हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि स्टेबिलिटी किस केस में ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम उनको माइग्रेट करेंगे और रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको माइग्रेट करते हैं इस पे। तो कैसे बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2, और इधर क्या है तुम्हारा, ये आइसो ब्यूटाइल, नहीं टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल आ गया। आगे हम क्या करते हैं, अब मिथाइल को शिफ्ट करते हैं, मिथाइल को शिफ्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो 2 मिथाइल है, किसी को भी शिफ्ट कर लो, बात एक ही है। इसको हमने शिफ्ट किया, इधर क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल है हम। और ये क्या है आपका, CH2CH3, ठीक। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी दोनों में किसकी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसके ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ केवल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है ना, रेजोनेंस वगैरह कुछ है ही नहीं। हाइपर कंजुगेशन में क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, 2, 3, 3, मतलब 8 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन ही लग रहा है और रेजोनेंस वगैरह कुछ लग नहीं रहा है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं, इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इधर कितने, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जब 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं इसको अगर 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो हमारा 1 वाला मोर स्टेबल है 2 से। तो कौन सा बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, मोस्ट स्टेबल ये वाला होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं। इसमें हम शिफ्ट कराते हैं और देखते हैं कि किसको शिफ्ट कराने से ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो हमने देख लिया कि हाइड्राइड को शिफ्ट कराने से ज़्यादा स्टेबल बन रहा था, जैसे इस वाले केस में देखा था, हाइड्राइड को शिफ्ट कराने पर ज़्यादा स्टेबल बन रहा था। अगर आपके पास शिफ्टिंग के लिए तीनों है, फिनाइल भी है, मिथाइल भी है, हाइड्राइड भी है, तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करने पर सबसे स्टेबल बन रहा था, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन को शिफ्ट करने पर सबसे स्टेबल बनेगा, कैसा बनेगा, CH3 फिनाइल प्लस, और इधर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। ये क्या कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस में एंड इसके साथ हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल बन गया, ठीक है, मोस्ट स्टेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, यहीं तक था। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शंस, फिर हमने उसमें दूसरे टाइप में पढ़े थे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिर हमने पढ़े थे अटैकिंग पार्टिकल्स, ठीक है। अटैकिंग पार्टिकल्स में हमने पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड अपना फ्री रेडिकल। फिर हमने उसके बाद हमने जो भी पढ़ा था अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने कार्बोकैटायन स्टार्ट किया है, इसके बाद कार्बन आए, नाइट्रीन्स, कार्बीन्स जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, होपफुली ये लेक्चर काफ़ी इंटरटेनिंग और अच्छा रहा होगा। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक बने रहो।